Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. In previous class, we just study about the fiber crops. हमने पढ़ा था jute is known as the golden fiber. इसमें हमने इनकी geographical condition about the jute fiber, golden fiber के नाम से जाना जाता है. Today we discuss about the technological and institutional reforms. First of all, I want to clear what is reforms. Reforms is the planning to change the structure. किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को जो हम चेंज करने की प्लानिंग करते हैं दैट इज रिफॉर्म्स. सो हियर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मीन्स व्हेन वी वांट टू चेंज द टेक्निकल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए काम करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना. जैसे इन द प्रीवियस टाइम द एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन रेनफॉल, बेसिकली बेस्ड ऑन रेनफॉल and previous weapons also. So now we just use the modified weapons or tools in the agriculture side and use the chemical fertilizers and pesticides and give the facility of irrigation. This is the reform in the field of agriculture. यानी जब हम एग्रीकल्चर में पुरानी टेक्निक को छोड़कर नई टेक्निक को यूज करने लग जाएं, जो जमींदारी प्रथा है उसको अबॉलिश कर दें. सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ये वो रिफॉर्म्स हैं जो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में किए. ठीक है, अभी आपने देखा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्लाइन. क्यों डिक्लाइन हुआ? बिकॉज ऑफ जमींदारी व्यवस्था. वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी, इसीलिए क्या था कि वहाँ टैक्सेस की रेट्स बहुत ज़्यादा थी. सो इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स सम रिफॉर्म इन द सेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल सेक्टर. ये ज़रूरी है कि जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं. तो हम देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर हम देख रहे हैं टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में. इट वॉज मैंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर. अभी हमने पढ़ा कि in the British rule also 80 to 85% population was engaged in the agriculture or neighboring activities. Sustained use of land without the compatibility techno-institutional changes had hindered in the pace of agricultural development. In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in the large part of economy still depend upon the monsoon. यानी सबसे बड़ा जो फील्ड है क्या है, आज भी जो हमारे यहाँ रेनफॉल है दैट इज नॉट रेगुलर, कंटिन्यूसली नहीं है और उसका टाइम भी सर्टेन नहीं है. सो एग्रीकल्चर नीड्स सम फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन. तो हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए फार्मर्स को इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म. नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. सबसे बड़ी चीज क्या है कि दे आर जस्ट यूजिंग द नेचुरल मैन्यूर विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जहाँ हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, वहाँ आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ गाँव में नेचुरल मैन्यूर का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती. इसीलिए हमने क्या किया, सो वी जस्ट स्टार्टिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये रिफॉर्म का एक पार्ट है कि हमें इरिगेशन के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट किया. फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेस अ सीरियस चैलेंजेस. क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. तो अगर हम रेनफॉल पर ही डिपेंड रहेंगे, पुराने टूल्स से ही काम करते रहेंगे, नेचुरल मैन्यूर का ही यूज़ करते रहेंगे, तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं होगा. क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें वी जस्ट नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ठीक है, नाउ प्रेजेंट टाइम 60% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज. तो 60% पॉपुलेशन जहाँ इस पर अंगेज है, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. दस कलेक्टिवेशन, कंसिडरेशंस ऑफ होल्डिंग. सबसे पहला क्या जरूरत है, कलेक्टिवेशन. एंड द सेकेंड इज कंसिडरेशन. व्हाट इज कलेक्टिवेशन एंड कंसिडरेशन? ठीक है, सबसे पहले यू कलेक्टिवेशन मतलब यू जस्ट कलेक्ट the land, excess land from the जमींदार और लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो लैंडलॉर्ड्स और जमींदार हैं
उनसे क्या करना चाहिए, एक बाउंड्री बना देनी चाहिए, इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है कि उन फार्मर्स को दिया जाए जो लैंडलेस हैं, जो अपने खेतों में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इसलिए ज़रूरी है कि सीमा निर्धारण कर दिया जाए, जो वर्किंग फील्ड है या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, बाउंड्रीज दी जानी चाहिए ताकि उसमें वो प्रोडक्टिविटी कर सके। कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जमींदारी को अबॉलिश किया जाए। जमींदार आर नॉन एज द मीडिएटर बिटवीन द, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया, दैट इज नॉन एज जमींदारी सिस्टम या जमींदारी सेटलमेंट, इन विच जमींदार आर द मीडिएटर बिटवीन द East India Company and the farmers. They collect the revenue or taxes from the farmers and deposit to the company government. These zamindars are just getting high amount of taxes from the farmers and nothing they are interested in the field of agricultural reforms, क्योंकि ये ज़मींदार क्या करते थे, बहुत हाईली टैक्स फार्मर से लेते थे और ना तो कंपनी सरकार और ना ही ज़मींदार कभी भी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सोचते थे, ना तो कोई इरिगेशन प्लानिंग थी, ना किसी न्यू टेक्निक को उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए जो एग्रीकल्चर थी अब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रही थी। तो ये ज़रूरी हो गया रिफॉर्म के लिए कि अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी प्रथा, कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करके गवर्नमेंट का और फार्मर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन की जाए। Etc. were given priority to bring about the institutional reform. So these are belongs to the institutional reform. क्या क्या है institutional reform में कि आपको collectivation and consolidation करना है, abolishment of जमींदारी है and cooperation लेना है किसका, farmers का, कि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स और टैक्स कलेक्टर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। One given priority to bring about the institutional reform in the country after the independence. Land reform was the main focus to the first 5-year plan. इसीलिए हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान बनाया था, पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, इसमें सबसे ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया गया बिकॉज द 60% पॉपुलेशन इज अगेंस्ट द एग्रीकल्चर साइड। तो हमारी जो फर्स्ट प्लानिंग थी उसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding, necessitating consideration of holdings. The law of land reforms were enacted, but the implementation was lacking and lukewarm. सबसे पहले in the first 5-year plan we starting the land reform program. During this program we just started the land reform laws. हमने कानून बनाए, enactment किया, बट बिकॉज ऑफ लैकिंग उसमें कुछ कमियां छोड़ दी गई, कुछ लूप वॉर्म छोड़ दी गई, दैट्स वाई दीज प्लानिंग इज नॉट बी सक्सेसफुल। ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इनको हमने कोशिश की सुधारने की लेकिन लैंड रिफॉर्म में ज़्यादा प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं रही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन द इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960। सबसे पहले 1960 में फर्स्ट प्लानिंग में जब ये एक्टमेंट अच्छी ढंग से नहीं हो सका तो 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1970s में उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनल जो चेंज किया वो था, दैट इज नॉन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV सीड्स, हाई यार्ड सीड्स यहाँ पर यूज़ किए गए। ये वो सीड्स थे जो बहुत कम समय में क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाते थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर बहुत ज़्यादा थी। तो 1960 से 70s का जो 10 decades है दैट वाज नॉन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम के नाम से जाना जाता है, वेयर वी यूज अ लार्ज स्केल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन प्लानिंग एंड यूज द HYV सीड्स जो हाई क्वालिटी थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। Package technology and based on the use of package technology and white revolution operation of floods were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture.
तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या वाइट रेवोल्यूशन है, ये टेक्नोलॉजिकल के जो पैकेजेस हैं, इनसे हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई. But this too led to the consideration of development of few selected area. लेकिन इसका बैकवर्ड क्या रहा? The green revolution is not successful in every field. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसका एरिया बहुत लिमिटेड था, बहुत कम स्टेट में ये रेवोल्यूशन स्प्रेड आउट हो पाई. Therefore, in 1980s and 1990, a comprehensive land development program was initiated, which included both the institutional and टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. और यही कारण है 1960 से 1970 के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन का एरिया लिमिटेड होने के कारण वी स्टार्टेड द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन 1980 टू 1990. 1980 से लेकर 1990 के 10 सालों में हमने नए रिफॉर्म्स प्रोग्राम डेवलप किए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था दैट वाज इन लिमिटेड एरिया. प्रोविजन. अब now we are just talking of what is green revolution. Green revolution अभी आपने देखा. What is green revolution? It is the revolution in the field of agricultural side. ये agricultural side की एक revolution थी in which we just introduced the HYV seeds, chemical fertilizer and facilities and develop the facilities of irrigation plant. तो ये वो revolution थी जहाँ कृषि में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू अच्छी क्वालिटी के बीजों का उपयोग किया ताकि यू जस्ट प्रोड्यूस मोर इरिगेशन फैसिलिटीज, और नेचुरल मैन्यूर की जगह यू जस्ट इंट्रोड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज द पीरियड वेयर द प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग इन अ लार्ज प्रोपोर्शन. बट दिस रेवोल्यूशन इज लिमिटेड टू सम क्रॉप्स, जैसे वीट में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट था, एंड लिमिटेड टू सम स्टेट्स ऑल्सो. पंजाब, हरियाणा, इनमें इसका इफेक्ट देखने को मिला. Drought, flood and cyclone, fire and diseases, establishment of Gramin banks, cooperative societies and bank of providing loan facilities to the farmer at the lower rate of interest. अब क्या इन्फॉर्म जो हमने देखा, क्या सुधार किए गए इसमें? प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, जो 1980 से 1990 में हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स की. उसमें सबसे पहला था प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, यानी अगर आपकी क्रॉप का इंश्योरेंस कराइए, इफ दे आर फेलियर, तो आपको उसका इंश्योरेंस का मुआवजा क्लेम मिल जाएगा. अगेंस्ट द किसके खिलाफ? ड्रॉट के, फ्लड्स के खिलाफ. लाइक द डिजीजेस, अगर कोई महामारी आती है उसमें क्रॉप से रिलेटेड, तो भी आप उसका पूरा रिएम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, गाँव में बैंक स्टैब्लिश किए गए. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज ऑन द लोअर इंटरेस्ट रेट. तो जो सुधार किए गए उसमें बैंकों ने लोन फैसिलिटीज भी दी गई ताकि आप मॉडर्न टूल्स और वेपन्स का यूज कर सके. सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो इम्प्लीमेंट किए गए उसमें सबसे बड़ा स्टेप्स था. नाउ KCC, किसान क्रेडिट कार्ड. राइट द फुल फॉर्म ऑफ KCC. क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ. राइट द फुल फॉर्म ऑफ KCC, किसान क्रेडिट कार्ड. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पेज, PAIS. फुल फॉर्म लिखिए दोनों की. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. KCC, किसान क्रेडिट कार्ड. PAIS, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. दोनों की फुल फॉर्म लिखेंगे. Are some other schemes introduced by the government. These are the schemes which are introduced by the government for the benefits of the farmer. यानी क्रॉप के इंश्योरेंस के साथ साथ पर्सनल इंश्योरेंस को फार्मर की सिक्योरिटी के लिए जरूरी माना गया. तो KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, और PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स को भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो एग्रीकल्चर है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सके. Special weather bulletins and agriculture programs for the farmers were introduced on radio and television. इसके अलावा special program were also telecast. वो रेडियो पे टेलीकास्ट किए गए, टेलीविजन पे टेलीकास्ट किए गए. वेदर कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया कि फार्मर्स को क्या करना है उन कंडीशंस में. एग्रीकल्चर साइड पे क्रॉपिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे चैनल्स वहाँ पर आए. तो गवर्नमेंट ने इस तरह से एग्रीकल्चर साइड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इन चीज़ों को रखा. The government also announces minimum support prices.
यहाँ पर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस भी डिक्लेयर किए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस. ओके, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस आर द प्राइजेस विच आर डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट. ये वो प्राइजेस होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं बिफोर द सोइंग सीजन. एनुअली सीजन के स्टार्ट में ही ये डिक्लेयर किए जाते हैं फॉर द इंसेंटिव ऑफ द फार्मर. ये फार्मर्स के लिए इंसेंटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट डिक्लेयर 10 पर kg रुपीज फॉर वीट. अगर गवर्नमेंट कहती है कि 10 रुपये किलो अनाज बिकेगा. इफ द मार्केट प्राइसेस, अगर मार्केट में 11 है, तो यू जस्ट सेल. ऑल द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस. अगर उन्हें मार्केट में 11 रुपीज मिल रहे हैं तो वो रेडी है, वो बेच सकते हैं मार्केट में. इफ ड्यू टू सम प्राइजेस और लेस ऑफ डिमांड, इफ प्राइसेस इज 9, अगर मार्केट में प्राइसेस 9 है, सो गवर्नमेंट इज बाउंडेड. वहाँ गवर्नमेंट बाउंडेड है कि वो फार्मर से 10 रुपये के हिसाब से सारा माल खरीदेगी और बफर स्टॉक बनाएगी. सो minimum support prices are the incentive for the farmers. If there is a less of prices in the market, so they can sell their products to the government. अगर मार्केट में उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलता है किसी कारण से, ओवर सप्लाई के कारण, तो they can sell their products to the government. और गवर्नमेंट वहाँ बाउंडेड है उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए. So it is clear? मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Remunerative and procurement price of important crops to check the exploitation of farmer by structures and the middleman. और दूसरी बात, मिडलमैन जो बिचौलिया होते थे जैसे जमींदार थे, और जो लोग फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जैसे स्टोरेज कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, उनसे बचाने के लिए ये सपोर्ट प्राइसेस यहाँ पर रखे गए. सो दीज आर द रिफॉर्म्स विच आर डन बाय द गवर्नमेंट to introduce new institutional or technical reforms in the agriculture side to just getting the profitable business in the agriculture. ये institutional जो सुधार किए गए वो इसलिए किए गए ताकि जो agriculture है उसमें जहाँ productivity कम है उसको बढ़ाया जाए और agriculture को एक profitable business बनाया जाए. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए. What is green revolution? What is green revolution? Write it positive and negative effect. Green revolution की positive और negative effect आपको बताने हैं. Next question लिखिए. In which 5-year plan land reform program was implemented? In which 5-year plan land reform program was implemented? फुल फॉर्म्स आपने लिख लिए, आगे देखिए. अब इसी तरह से एक रिवॉल्ट जो हुई थी भूदान जिसे हम कहते हैं. भूदान मतलब भूमि का दान. ये डॉक्टर जो विनोबा भावे थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने स्टार्ट की थी. भूदान में क्या है कि एक पैदल मार्च किया गया था और जमींदारों और जागीरदारों से कॉर्पोरेशन की अपील की गई थी कि उनके पास जो एक्सेस लैंड है वो गवर्नमेंट को सबमिट करें. एंड गवर्नमेंट कैन उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूटेड करेगी. दिस जो ये आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, दैट इज नोन एज भूदान मूवमेंट. इसे हम भूदान या ग्रामदान के नाम से भी जानते हैं. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual heir. He also participated in the Satyagraha as one of the foremost Satyagrahi. He was one of the voluntaries. Gandhiji's concern to Gram Swarajya. After Gandhiji's Madhyam, Vinoba Bhave undertook Padyatras to spread the Gandhi's messages to cover almost entire area of India. यानी जो विनोबा भावे थे, जो गांधी जी के बहुत बड़े वॉलंटियर थे, उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के बाद इस बात को, क्योंकि उनका ग्राम स्वराज्य का कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी का, उसको हर गांव में पहुंचाने के लिए उन्होंने पैदल यात्राएं की. When he was delivered
delivering a lecture of Ushmali, Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their इकोनॉमिक वेलबींग। जब वो आंध्र प्रदेश में गए, उन्होंने पैदल मार्च की, तो वहाँ पर कुछ गरीब किसानों ने उनसे मांग की कि वो उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ लैंड दे। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिसेस टू देम टू इमीडिएटली बट assured them to tell the government India regarding the provision of land for them and they undertook cooperative farming। लेकिन विनोबा भावे ने उस समय उन्हें प्रॉमिस तो नहीं किया इंस्टेंट, लेकिन उनसे ये कहा कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेंगे। Suddenly, Sri Ram Chandra Reddy stood and offered 80 crore of land to be distributed among the 80 landless villagers। उसी समय उस ग्रुप में जब वो लेक्चर दे रहे थे, सीताराम चंद्र रेड्डी थे, उन्होंने प्रॉमिस किया लोगों को कि वो उन्हें 80 एकड़ लैंड दी जाएगी, 80 लैंडलेट्स फार्मर्स को। दिस एक्ट वाज नोन एज द भूदान। इस एक्ट को भूदान के नाम से जाना गया। He travelled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindar owners of many villages offered to distribute some villages among the landless। उस समय उन्होंने बहुत सारी जगह की पैदल यात्रा की और बहुत सारे जमींदारों को इस चीज़ के लिए एग्री किया कि उनके पास जो एक्सेस लैंड है, एक्सेस विलेजेस हैं, वो उन लैंडलेस फार्मर्स को दे। इस आंदोलन को हमने ग्राम दान के नाम से जाना गया। Many land owners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the land सीलिंग एक्ट। और बहुत सारे जमींदार और जागीरदारों ने तो लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू, जो जोतों का सीमा निर्धारण हो रहा था, उससे बचने के लिए अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। This Bhudan and Gramdan movement initiated by the Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution। इसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति थी जिसमें कोई भी वॉयलेंट नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हो और स्वेच्छा से लैंड सीलिंग के डर के मारे जमींदारों ने अपनी भूमि पुअर पीपल्स को दी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई द भूदान रेवोल्यूशन इज नोन एज bloodless revolution। Why the Bhudan and Gramdan revolution is known as bloodless revolution। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भूदान एंड ग्रामदान। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भूदान एंड ग्रामदान। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वन वर्ड में भी आ सकता है। हु स्टार्टेड, नेम द पर्सन who started the Bhudan or Gramdan movement। Name the person who started the Bhudan and Gramdan movement। या who started the bloodless revolution, एक ही बात। आगे देखिए, contribution of agriculture to the national economy, employment and output। अब हम देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर हैज़ बिन बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसी भी देश की इंडियन इकोनॉमी में उसका एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल विच इज गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चरल साइड पे डिपेंड करती है। सो एग्रीकल्चर इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर द ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ जीडीपी की, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी has registered a decline trends to 1950 towards the 2011 52% of the total। हम देख रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी में रेशो है वो एग्रीकल्चर का रेशो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर व्हिच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर हिज सब्सटेंस। ऐसा कहा जाता है कि 50% पॉपुलेशन आज भी अपने सब्सटेंस के लिए किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। The decline share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to be a decline in other spheres of economy have wider implication for the society। ये जो हमारा शेयर है जीडीपी में एग्रीकल्चर का, दैट इज डिक्लाइन, ये बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है। क्यों है? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घट रहा है तो ये अदर एरियाज के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to
मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, और इसीलिए एग्रीकल्चर के को देखते हुए, उसका इम्पोर्टेंस देखते हुए हमने एग्रीकल्चरल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, फुल फॉर्म लिखेंगे ICAR, विच इज नॉन एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्टिंग ऑल्सो। तो हमने एग्रीकल्चर को ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स डेवलप किए, जिसमें से ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलप किया गया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग, ताकि जो एग्रीकल्चर से होने वाले नुकसान है वो कम से कम हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, which programs are introduced by the government, which programs are introduced by the government to modernize the agriculture, to modernize the agriculture? To modernize the agriculture, which programs are introduced by the government to modernize द एग्रीकल्चर? कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए, किस लिए? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन GDP में बढ़ाने के लिए। और एक क्वेश्चन हमने लिख लिया, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। दोनों क्वेश्चन लिख लिया आपने। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई इंडियन फार्मर नॉट इंटरेस्टेड that their son is also a farmer? क्यों भारतीय कृषक है वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी किसान बने? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल है वो इतना बेनिफिशियल वो ऑक्यूपेशन नहीं माना जाता। यहाँ हम देख रहे हैं टेबल 4.1, यहाँ देख रहे हैं 2013-14, 14-15 और 15-16 की डेटास हैं। एग्रीकल्चर का देखिए यहाँ पर 4.2 है, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स, इसमें ग्रोथ रेट दे रखी है GDP की। एग्रीकल्चर में 4.2 थी 13-14 में, जो 14-15 में -0.2 हो गई, और 15-16 में 1.1। अगर हम इंडस्ट्री का रेशियो देखें तो 5% था, जो 5.9 हुआ और 7.3 हुआ, यानी इंडस्ट्री एरिया धीरे धीरे GDP में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ऐसे सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का देखें, जहाँ 7.8% था वो बढ़कर 10.3 हुआ और फिर 9.2 हो गया। यानी जो इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर अपनी भूमिका GDP में बढ़ा रहे हैं, वह एग्रीकल्चर की भूमिका धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी जो नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट्स वाई जो फार्मर्स है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी फार्मिंग, वो नहीं चाहते, क्योंकि फार्मिंग इतना बेनिफिशियल सेक्टर नहीं है। Apart from this, improving the rural and infrastructure was also considered essential for the same. इसी तरह से गांव के स्ट्रक्चर को, जो रूरल स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करना जरूरी है। Subsidy on the fertilizers is decreasing, leading to increase the cost of production. इसका प्रमुख कारण क्या है कि इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस एग्रीकल्चर क्यों नहीं रहा? क्योंकि डे बाय डे द सब्सिडी इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती थी वो धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। इसीलिए जो कॉस्टिंग है एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रोवाइड detrimental to the agriculture of the country. Farmers are withdrawing their interest from agriculture, causing downfall in the employment in agricultural side. सबसे बड़ी बात क्या है कि सब्सिडीज कम हो गई। सब्सिडीज कम होने से एग्रीकल्चर की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, कम हो रही हैं। इस पर
और प्रोडक्ट है प्रूव डिटरमाइंड एग्रीकल्चर इन द कंट्री। और यही कारण है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं अपने आप को, कहाँ से, इन्वेस्टमेंट करना एग्रीकल्चर साइड में, वो इन्वेस्टमेंट करना कम चाहते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ रही है लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। वाई फार्मर कमेटीज सुसाइड्स इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आपने कई बार सुना होगा कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड्स करते हैं। तो उसका कारण क्या है, यहाँ हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? व्हेन अ कंट्री इज कनेक्टेड बाय द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जब कोई भी देश विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन को बढ़ाता है क्योंकि आज अभी हम क्या है, जैसे डोमेस्टिक जब होता है तो एक देश के विभिन्न जो स्टेट्स हैं दे आर जस्ट कॉम्पिटिटर टू ईच अदर, बट इन ग्लोबलाइजेशन MNCs कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत साउंड होती है, इसीलिए उनसे कंपटीशन करना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। Was there is a time of colonization in the 19th century when European traders come to India. That time two Indian spices were exported to different countries of the world. जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ब्रिटिश रूल आया उससे पहले भी वी आर फेमस एक्सपोर्टर इन द फील्ड ऑफ स्पाइसेस। बहुत सारे मसाले हमारे यहाँ से हम विदेशों को बेचा करते थे। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इंक्रीजिंग द ग्रो ऑफ दीज क्रॉप। और साउथ की जो स्पाइसेस थी वो वर्ल्ड फेमस थी। टिल टुडे इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। और आज भी हमारे एक्सपोर्ट में स्पाइसेस का बहुत बड़ा योगदान है। बट इन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में जो हमारा कॉटन था वो बहुत अट्रैक्शन का कारण था और यहाँ से जो रॉ कॉटन थी वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कारण वहाँ भेजी जाती थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। क्योंकि रॉ मटेरियल इतना खास क्वालिटी का था और यही कारण था कि मैनचेस्टर और जो लिवरपूल है वहाँ का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत फ्लोरिश था। इन 1917 इन बिहार चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। वहाँ पर बिहार में चंपारण मूवमेंट हम प्रीवियस चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ चुके, गांधी जी सत्याग्रह प्लेस। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस समय ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वहाँ के जो किसान थे उन्हें फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए कहा गया। Which was located in Britain, they were unable to grow food grains to sustain their family। अगर वो इंडिगो उगाते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए फूड ग्रेन नहीं उगा सकते। Under globalization, particularly 1990, the farmers of India has been exposed of new challenges. An important producer of rice, cotton, rubber, tea, jute, spices of our agriculture product are not able to compete with developed nations। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई ग्लोबलाइजेशन से कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया। तो हमारे यहाँ की जो स्पाइसेस थी, टी है, कॉफ़ी है, वो डेवलप्ड नेशंस के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाई, हम उनके साथ ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर पाए। कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर ऑफ दोज कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब्सिडीज की रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, वहाँ पर हाईली सब्सिडाइज्ड है तो वहाँ पर कॉस्ट बहुत कम पाई जाती है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट अ crossroads to make the agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to improvement of the condition of marginal and small farmers। और आज हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण जहाँ टफ कंपटीशन है तो हमारे फार्मर्स को ज़्यादातर लैंडलॉस फार्मर्स और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस सच, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने इस तरह का प्रॉमिस किया था, बट टुडे it's under controversies, it being argued that it has caused land degradation due to the overuse of chemical। लेकिन
जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके लिए ऐसे कहा जाता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये माना जाता है कि जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ किया तो उससे लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेशन हुई. ओवर यूज ऑफ केमिकल, डाइंग क्वालिफायर एंड वनिशिंग बायोडाइवर्सिटी. द की टुडे इज जेन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग. और यही कारण है कि हम वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लौट कर आए. Impact of organic farming is much in vogue today because it is practiced without made chemical and fertilizers and pesticides. क्योंकि हम केमिकल फार्मिंग से क्या हुआ, फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हुई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाएगा. इट डजंट इफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिव हार्मिंग करते हैं. तो हमें नेचुरल मैन्यूर पे वापस लौट कर आएंगे. A few economics think that the Indian farmers have a bleak future in continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises. Second जो argument यहाँ दिया जाता है कि जैसे जैसे population बढ़ रही है, जो holding की size है that वो small हो रही है, जिससे जो agriculture है वो profitable business नहीं रहा. Indian rural population is 833 million. Depends upon the 250 million hectare of agriculture, average less than the half hectare of a person. और इस तरह से जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड का एरिया है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग उसका रेशो हाफ हेक्टर पर पर्सन के हिसाब से आता है, विच इज टू लेस. इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सैलेड टू हाई वैल्यू क्रॉप. दूसरी बात कि हमें फूड ग्रोन से ज़्यादा क्या कह रहा है कि हाई जैसे कॉमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. टिल दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इससे क्या होगा, हमारी इनकम इंक्रीज होगी और एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो कम होगा. बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक द जोजोबा नीड्स मच लेस जोजोबा नीड्स मच लाइक इरिगेशन देन राइस एंड शुगर केन. क्योंकि ये कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती है, इसलिए राइस और शुगर केन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि इसमें इरिगेशन की भी कम जरूरत पड़ती है. इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी harnessed to grow a wide range of high value crops. तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पर हाई वैल्यू जो क्रॉप्स होती है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे. तो पॉजिटिव इफेक्ट में कि वी जस्ट इंट्रोड्यूस द हाई यार्ड सीड्स, यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स, मोर फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन. लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में देखें तो मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिग्रेड्स द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. हम देख सकते हैं दिस इज लिमिटेड टू सम स्टेट्स. पंजाब, हरियाणा जो रिचेस्ट एरिया थे वहाँ पर ये रेवोल्यूशन बहुत अच्छी रही. दिस रेवोल्यूशन जस्ट बिलोंग्स टू द वीट रेवोल्यूशन, क्योंकि इसे हम वीट रेवोल्यूशन कह सकते हैं क्योंकि गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस फील्ड में आई. इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ नेगेटिव फैक्टर है, जैसे जो इंडियन एग्रीकल्चर उसे वर्ल्ड इकोनॉमी से कॉम्पीट करना पड़ा, जहाँ पर हमारे यहाँ सब्सिडीज़ के रिड्यूस होने के कारण जहाँ कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग नेशन में सब्सिडीज़ हाई होने के कारण वहाँ की कॉस्टिंग कम है. तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट हैं वो भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे नहीं देखे जा रहे, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू कि फार्मर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए कि वो फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें. ऐसी कैश क्रॉप जो लेस वाटर में भी ग्रोन की जा सकती है, जैसे राइस को, शुगर केन को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि जोजोबाइटस टाइप ऑफ ग्रास जो फ्यूल के काम में आती है, फ्यूल डेवलप होता है उससे. तो इस तरह के एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि जो इंडियन इकॉनमी है जो 60% एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जहाँ जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सके. ठीक है, नाउ इट्स योर चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कंप्लीटेड. ओके, आज इतना ही करेंगे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.